हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम एक चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें इसके शुरुआत के फेज में हम दो बातें पढ़ेंगे मेजरली। पहली है हाउ, जस्ट अ सेकंड, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी, ठीक है। और उसके बाद हम वी विल गेट अ ब्रीफ अबाउट सेल थ्योरी। देखिए, आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो ऑब्वियसली आपको नोट्स, इसके प्रैक्टिस शीट्स और नोट्स वगैरह सब मिलेगा ऐप में, तो आप समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, डिस्कवरी आप 9th क्लास से पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप के अंदर अनियन पील्स को देखा था, प्याज के छिलकों को, जिसमें उनको उनकी सेल वॉल दिखाई दी थी। तो वहाँ से एक मोटा मोटी आइडिया हुआ था कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की जिसको हम आज सेल के नाम से जानते हैं, है ना। उसको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उस टाइम पे कंपार्टमेंट वर्ड दिया था। तो सेल का वही मीनिंग है। सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। बिना सेल के किसी भी लाइफ का सस्टेन करना इम्पॉसिबल है, राइट। अब इसके बाद उन साइंटिस्ट का नाम को क्या था? यू ऑल नो दैट, रॉबर्ट हुक। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है। एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ। होमवर्क ये है, पहला नाम मैं आपको दे रहा हूँ एंटोन वॉन ल्यूइनवेनहोक। इसकी स्पेलिंग आप देख कर लिखिएगा बुक से। उसके लिए आपका इसी बहाने आपकी बुक की एक रीडिंग भी हो जाएगी। तो एंटोन वॉन ल्यूइनवेनहोक ने सबसे पहले एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था अपने माइक्रोस्कोप की मदद से। तो ये डिस्कवरी ऑफ सेल में हमको मोटे मोटे 2 पॉइंट पढ़ने थे। सो आई शैल नाउ इरेज दिस, है ना। ये बात आपको ऑलरेडी पता भी थी, बट फिर भी हमने एक बार ये पढ़ लिया। इसके बाद सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? देखिए, सेल थ्योरी का मतलब क्या है आप समझा? कोई बताएगा? सेल थ्योरी में हमारे पास जो है एक प्रपोज्ड स्टेटमेंट्स हैं कुछ समथिंग। तो वो ये कहती हैं कि एवरी सेल एग्जिस्ट्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली। यानी कि एक नए सेल का उत्पादन एक पहले से जी रहे, पहले से एग्जिस्ट कर रहे सेल के थ्रू ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। कोई और चारा नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, मैं डिक्टेट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। अच्छा यही होगा कि आप समझें, और नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस के टाइम पे, अपना रिवीजन के टाइम पे लिख लीजिए, ठीक है। एनी वे यू लाइक आई कैन टीच। सो सेल थ्योरी क्या कहती है? सेल थ्योरी क्या थी कि हर एक जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। क्या कहा गया था इसको? नोट इट डाउन, दिस यू हैव टू नोट इट डाउन। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली, राइट। ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली मतलब हर जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। अब इसमें आपको दो नाम जो है, आपको नाम याद रखने हैं। स्क्लेडन एंड श्वान, ये दो साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, राइट। ओके, सो ये दोनों, इन दोनों में से एक हमारे जूलॉजिस्ट थे, श्वान वाज अ जूलॉजिस्ट एंड स्क्लेडन वाज अ बॉटनिस्ट। ये बॉटनी यानी कि प्लांट्स पर अपना रिसर्च परस्यू कर रहे थे, और ये अपना एनिमल्स की फील्ड में अपनी रिसर्च को परस्यू कर रहे थे। स्क्लेडन एंड श्वान, ये दो नाम जनरली पूछे जाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। हु प्रपोज द सेल थ्योरी? तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, स्क्लेडन एंड श्वान। ओके, सो कैन आई रेज दैट? लिख लिया सबने? ठीक है। ओके, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं एक सेल क्या होता है। व्हाट इज अ सेल? ओवरव्यू हमको लेना है एक सेल का। सेल क्या है? सेल जो है मोटा मोटी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। प्रोकैरियोटिक
एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आपकी लाइफ में कभी भी आपको ये वर्ड देखने को मिल जाए, कैरी ऑन। इज दिस कलर विजिबल? ये कलर विजिबल नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। दिस कलर इज विजिबल, इज इट विजिबल? नहीं, दिस मस्ट विजिबल। ओके, कहीं पर भी आपको कैरी ऑन वर्ड जो है वो देखने को अगर मिल जाए तो कैरी ऑन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मीनिंग है? न्यूक्लियस। ठीक, और प्रो मतलब प्रो वर्ड का मीनिंग क्या होगा? प्रिमिटिव। जस्ट अ सेकंड प्लीज। प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और इधर एक यू, EU, पूरी बायोलॉजी में कहीं पर भी EU दिखे इसका मतलब है ट्रू। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड एज ट्रू। और कैरी ऑन का मैंने आपको बताया न्यूक्लियस। अब सवाल ये आता है कि एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या है और एक ट्रू न्यूक्लियस क्या है ना? तो देखिए, ऐसा कोई न्यूक्लियस जिसका जेनेटिक मटेरियल प्रॉपरली पैक्ड हो, उसके अराउंड एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ऐसे न्यूक्लियस को बोला जाता है ट्रू न्यूक्लियस। दैट इज अ प्रॉपर न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा न्यूक्लियस जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है कि कोई भी जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो पैक्ड नहीं होता, वो अच्छे से पैक्ड नहीं होता। तो वो सेल के किसी कोने में पड़ा रहता है, उसको न्यूक्लियस भी नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड, यानी कि न्यूक्लियस लाइक सब्सटेंस समथिंग, न्यूक्लियोइड। तो ऐसे न्यूक्लियस जिन ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं उनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जनरली ये आपके बैक्टीरिया जो फर्स्ट किंगडम है अकॉर्डिंग टू विटेकर्स क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम थे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो उसमें जो मोनेरा किंगडम है उसके अंदर ही हमको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। बाकी फिर प्रोटिस्टा कैसा रहता है? प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, नो डाउट, यूनिसेलुलर ही है, बट वो प्रोकैरियोटिक नहीं है। दैट इज अ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात समझ में? प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं, खैर वो एक अलग ब्रांच, एक अलग चैप्टर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? तो वापस आ जाते हैं। सो सेल हमारे कितने तरह के होते हैं? प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें मिले, प्रिमिटिव अगेन आई एम सेइंग, प्रिमिटिव का मीनिंग क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बाकायदा सब कुछ जेनेटिक मटेरियल भी उनका पैक्ड होगा, उसको कहा जाता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। व्हाट इट? प्लीज राइट इट डाउन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। ओके, चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल। अब जो बच्चे अभी 12th क्लास 11th क्लास में ही हैं और जो बोर्ड्स की, स्कूल के एग्जाम्स की, टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो फॉर 5 मार्क्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल। अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल में आपको 4 मेन बातें याद रखनी है। पहली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप दिस कलर इज विजिबल। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी बहुत जरूरी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। किंगडम प्लांटे में सेल वॉल होती है, किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है, राइट? लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के अंदर में पाई जाती है। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल फीचर है और ये ऑब्वियसली इतना तो आपको याद होगा ही, 9th क्लास से आप पढ़ कर आए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए,
ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, सिंपल है ना। भाई कोई सेल है, कोई मान लीजिए सेल है, उसका कोई न्यूक्लियस है, ये चलो न्यूक्लियस हो गया हमारा, तो ये वाली चीज क्या होगी हमारी, ये वाली चीज है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो ये जो भरा पड़ा है, ये सब जो मटेरियल है, इसको क्या कहा जाएगा, साइटोप्लाज्म। इजी, राइट, ठीक। अब इसके बाद तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होना चाहिए, वो है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। नॉर्मली डीएनए ही होता है ऑब्वियसली, सिवाय कुछ आरएनए वायरसेस के। जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। ओके, एक लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, टीचर एक्सपेक्ट करता है कि 9th क्लास से अगर 11th क्लास की बायोलॉजी में जंप कर रहा है बच्चा, तो उसको ध्यान हो, वो है इंपॉर्टेंट है राइबोसोम्स। मैंने जनरली क्या देखा है जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वो ये तीनों चीजें बोल देंगे, ऊपर की तीनों चीजें, चेक चेक चेक। राइबोसोम पे आके उनके दिमाग में नहीं आता कि राइबोसोम भी तो बोलना है, सेल के अंदर होता है। फिर उनको बोला जाए कि यार राइबोसोम भी तो होता है, वो कहता है हाँ सर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, राइबोसोम शुड बी रिटन इन योर आंसर शीट। और अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, अभी ड्रॉपर नहीं है, तो अगर आप राइबोसोम को पहला पॉइंट बना के लिखेंगे तो शायद इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हो, राइट। तो आप लिख लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब देखिए, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम। हम राइबोसोम को उठा करके बात करते हैं, राइट। अब थोड़ी देर के लिए राइबोसोम पे बात करते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स, व्हाट आर राइबोसोम्स। सबसे पहले तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखिए, नीट PYQ। मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत टाइम जाएगा। टॉपिक और लाइन में आपको बताता हूँ क्या पूछा गया था। राइबोसोम्स की एक कंटिन्यूअस चेन को क्या कहा जाता है, पॉलीसोम्स। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है बच्चों, फंक्शन क्या है राइबोसोम का, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ये राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है, राइट। एक और बात, क्या आप अभी इस स्टेज के लिए, हम सेल डिविजन ऑफ लाइफ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी इस स्टेज के लिए आप क्या याद रखेंगे कि राइबोसोम्स जो है they differ in prokaryotes and eukaryotes. They differ in prokaryotes and eukaryotes. राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स में कुछ अलग होते हैं और यूकैरियोट्स में कुछ अलग होते हैं, राइट। 70s किस में होते हैं, 80s किस में होते हैं, 60s क्या है, 50s क्या है, किस तरह से कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, 50s और 30s में कैसे टूटते हैं 70s के राइबोसोम्स। हम राइबोसोम के टॉपिक में सेपरेटली पढ़ेंगे, वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। इंटरेस्ट मी, जिसने राइबोसोम का ये टॉपिक किस तरह से राइबोसोम का 70s जो पार्ट है वो 50 और 30 में कैसे टूटता है, कैसे टूट रहा है, किस तरह से ब्रेकेज हो रहा है, नहीं समझा, अगर एस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं, नहीं समझा, तो उसको क्लास 12th का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ाया गया टॉपिक ट्रांसलेशन, उसमें राइबोसोम्स का कैसे यूज हो रहा है वो समझ नहीं आएगा। सो प्लीज मार्क माय वर्ड, राइबोसोम को अच्छे से, जब अभी तो नहीं पढ़ रहे, जब आगे पढ़ाएंगे राइबोसोम तो अच्छे से पढ़ना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। राइबोसोम से हर अल्टरनेट ईयर में या फिर हर दूसरे या तीसरे साल में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है, फिर चाहे वो नीट एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो आपका नर्सिंग का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन।
ओके, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके चलिए देखिए, ओके हम नई स्लाइड हम ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड ए यूकैरियोटिक सेल आपको लिखना है। ये देखिए, अब आप ना इसको एक बार समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। लिखने का काम, टेबल जो है वो आपको किसी भी बुक में कहीं भी, और आजकल तो आप लोगों की जनरेशन के पास ये फ़ायदा है कि आपके पास गूगल है, आप एक सर्च करते हैं, इमेजेस के सेक्शन में जाइए, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टेबल, बहुत सारी इमेजेस है। समझिए पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल क्या था, हमारा एक प्रिमिटिव सेल था, और यूकैरियोटिक सेल क्या था, हमारा प्रिमिटिव सेल नहीं था, एक ट्रू सेल था जिसके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियर के अराउंड प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, सारे सेल ऑर्गेनेलीज वेल ऑर्गेनाइज थे, सबका काम वेल ऑर्गेनाइज था। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या हो रहा था, प्रोकैरियोटिक में शाबाश, न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है। न्यूक्लियोइड जिसको बोला जाता है, सेल के किसी कोने में पड़ा रहता है चुपचाप, और आगे जाके काम पूरे होते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि काम में कोई बाधा है, नहीं। इनफैक्ट आर्के बैक्टीरिया को तो यूँ कहा जाता है कि दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स ऑन द वर्ल्ड, है ना, क्योंकि एक ही सेल है, एक ही सेल ने सब कुछ करना है, उसी सेल ने डाइजेशन करना है, उसी सेल ने एक्सक्रीशन करना है, उसी सेल ने रिप्रोडक्शन करना है, उसी सेल ने आपका रेस्पिरेशन भी करना है, उसी सेल के अंदर चल रही एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही उस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन किया जा रहा है। तो दिस इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बहुत काम है ये, है ना। इंसान में तो यूँ है ना कि हर पार्ट के लिए हमारे लिए तो सिस्टम्स डिवाइडेड हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, उनको समझ पाना बहुत ही टफ काम है आज तक भी, है ना। ओके, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे थे, तो पहला डिफरेंस तो आपने याद कर लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। दूसरा डिफरेंस क्या है आप याद करेंगे, कंपार्टमेंटलाइजेशन का। दूसरा डिफरेंस क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन का। हमारे पास से मेरा क्या मतलब है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, अब देखिए आप प्लांट को अगर आप लेंगे तो प्लांट में आपने पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है उसके अंदर, राइट। उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, है ना, और न्यूक्लियस साइड में पड़ा होता है। एनिमल सेल का क्या है, एनिमल सेल में सेल वॉल तो है नहीं, तो न्यूक्लियस जो है वो भी बीच में पड़ा हुआ है, राइट। अभी आप ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली, पता है, माइटोसिस में जब जाएंगे तो उसमें भी आप पढ़ोगे कि न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो एनिमल सेल में किसी और तरीके से होता है, प्लांट सेल में किसी और तरीके से होता है, राइट। बट वो एक अलग केस आ जाता है, मैग्नीशियम पेप्टाइड की रिंग बनती है प्लांट सेल में। तो आई गेस आप समझ पा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है ना। अब देखिए, टेबल आपको आपके नोट्स में हम प्रोवाइड कर देंगे, जो आपके ऐप पर जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए, ये डिफरेंस हो गया। चलिए अब बात करते हैं कुछ मेजर डिफरेंसेस की जिनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और पॉइंट ये है कि वो डिफरेंसेस जो है ना, जस्ट अ सेकंड, वो डिफरेंसेस जो है ना हर बच्चे को याद नहीं रहते, ठीक है। तो हम केवल वो डिफरेंस, ऐसे छोटे मोटे डिफरेंस नहीं लिखेंगे कि न्यूक्लियस है कि नहीं है, प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल पैक है कि नहीं, थोड़े थोड़े बहुत। प्रोकैरियोटिक पूरी तरह लिख देते हैं, यूकैरियोटिक। तो अब समझिए बात। पहला डिफरेंस, क्रोमोसोम्स। अब देखिए क्रोमोसोम्स का क्या है, आपको लगेगा ये कैसा डिफरेंस है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स मोर देन 1 मिलते हैं, मोर देन 1। और यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम्स कैसे मिलते हैं, सिंगल लूप ऑफ डीएनए मिलती है हमको, एक
सिंगल लूप ऑफ डीएनए मिलती है हमको किसमें, यूकैरियोटिक में। ये लिख लीजिए आप ध्यान से, आराम से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा डिफरेंस, राइबोसोम्स। अब आप कहेंगे कि राइबोसोम्स का क्या वो है, एक मिनट, यूकैरियोटिक उधर लिखा ना, ओह सॉरी, यूकैरियोटिक में मोर देन वन मिलेगा बच्चों, वेरी सॉरी। जस्ट अ सेकेंड प्लीज। प्रोकैरियोटिक में सिंगल लूप मिलता है और यूकैरियोटिक में मोर देन वन मिलता है। ये पता नहीं, ये कुछ बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया। ठीक, ओके, इसको हम इरेज करते हैं, तो करना ही पड़ेगा। ओके, सिंगल लूप ऑफ डीएनए किसमें मिलता है, प्रोकैरियोटिक में। लिख लीजिए दोबारा, वेरी सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। है ना। और खासियत क्या है, खासियत यह है कि प्रोकैरियोट्स में आपको प्लाज्मिड्स देखने को मिलते हैं। प्लाज्मिड्स क्या है, देखो मैं एक एक्स्ट्रा पेज पर प्लाज्मिड आपको समझा देता हूँ। प्लाज्मिड क्या है, कोई भी अगर एक सेल होगा, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, राइट। तो उसके अंदर ऐसे साइड्स में न्यूक्लियस तो पड़ा रहेगा ही, है ना, साइड में न्यूक्लियस पड़ा रहेगा इसके। अब इसके अलावा इसके पास गोल गोल, क्या, गोल गोल लूप पड़े रहते हैं डीएनए के। अब इसको बोला क्या जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। इसको कहा क्या जाता है, इसको डिफाइन, मतलब प्लाज्मिड की डेफिनेशन क्या है, कहा तो इसको प्लाज्मिड जाता है। अब देखिए, अब चूंकि ये नॉर्मल डीएनए का हिस्सा तो नहीं है, नॉर्मल जो हमारा न्यूक्लियस का होना चाहिए था उसको तो नहीं है, तो ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड सर्कुलर डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एंड सर्कुलर डीएनए। बात समझ में आ गई, आई गेस ये समझ आ गया होगा प्लाज्मिड क्या है, राइट। तो अब देखिए, प्रोकैरियोटिक में आपको प्लाज्मिड्स देखने को मिलते हैं, ये याद हो गया पक्का, ठीक है। यूकैरियोटिक में मोर देन वन मिलते हैं आपको क्रोमोसोम, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हमारे अंदर कितने होते हैं, 46 होते हैं ना ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर 46 होते हैं। अब राइबोसोम्स की बात लिखिए, लिखिए राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में कैसे दिखते हैं। अब प्रोकैरियोट से देखो, हमारे प्रिमिटिव सेल्स है, तो ऑब्वियसली कैसे होंगे, स्मॉल, छोटे 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 राइबोसोम होंगे। यूकैरियोट्स में कैसे होंगे, लार्ज राइबोसोम्स। आई गेस इसमें कुछ टफ नहीं है अभी तक सब समझ आ रहा है। देखिए आराम से पढ़ेंगे, कोई हमें ज़्यादा जल्दी नहीं है, ठीक। अब देखिए, ये आपको आता ही होगा ग्रोथ, किसकी फास्टर किसकी स्लोअर। ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स जो हैं वो 1 से 2, 2 से 4 बहुत जल्दी होते हैं, तो फास्टर ग्रोथ किसमें देखने को मिलती है, फास्टर ग्रोथ प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में कैसे देखने को मिलती है, सॉरी, स्लोअर ग्रोथ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
सेल वॉल। प्रोकैरियोट्स में कैसी सेल वॉल देखने को मिलती है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेल वॉल देखने को मिलती है। हाँ, आपको लगेगा कि ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन हमारी प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एज कंपेयर टू द यूकैरियोट्स। लिख लीजिए इसको, कॉम्प्लेक्स होती है। और ये सारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में कैसी होती है सेल वॉल? सिंपल होती है। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स में सेल वॉल जो है देखने को नहीं मिलती। प्लांट्स में, फंगस में देखने को मिलती है। मैं लिख देता हूँ अलग से, प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंजाई। देखिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक लास्ट डिफरेंस हमारा रहता है, और मैं इसको थोड़ा सा ना छोटा करके, ताकि एक ही पेज में हमारा कंप्रेस हो जाए, ज़्यादा हमको देखो। इसमें जो हमारा एबिलिटी टू स्टोर, एबिलिटी टू स्टोर, एबिलिटी टू स्टोर व्हाट? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। ये हमारे दादा परदादा कैसे हुआ करते थे, इससे मेरा मतलब क्या है? वो बही खाते वाला नहीं, मैं मेरे दादाजी जैसा दिखता हूँ, है ना, राइट। तो हमारे सेल्स में वो कैपेबिलिटी है दैट दे कैन स्टोर द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। और इस छोटी छोटी, जैसे आपके घर में भी बोला जाता होगा, अरे इसकी नाक तो उस पे गई है, इसकी आंखें तो उस पे गई हैं, है ना। तो दैट इज इन लेमन टर्म एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। तो सोच के बताओ, एबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किस में होगी? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, और प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिखवाया, क्योंकि कई बार मैंने कई बुक्स में देखा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट लिखी है कि यूकैरियोट्स लैक द कैपेबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, फॉल्स। प्रोकैरियोट्स लैक द कैपेबिलिटी टू स्टोर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, फॉल्स। समझे बात इस तरह से? तो दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। इससे बहुत सारे स्टेटमेंट्स एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करके मैं क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूँ आगे, इसमें कोई उस बात में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिए दैट बोथ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, हैव दिस एबिलिटी टू स्टोर देयर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। लिख सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? लास्ट पॉइंट है डीएनए रेप्लिकेशन। हालांकि डीएनए रेप्लिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नाम के चैप्टर में पढ़ाया जाता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है ह्यूमंस के अंदर। डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या है आपको पता होगा कि डीएनए से डीएनए बनना ही रेप्लिकेशन, राइट। डीएनए से आरएनए बनना ही ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ही ट्रांसलेशन। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। अभी देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के आधार पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में किस तरह का डिफरेंस है। आप खुद सोचिए, डीएनए रेप्लिकेशन हमारा यूकैरियोट्स के अंदर कैसा होता है?
रेगुलेटेड होता है कि नहीं होता, यानी कि कंट्रोल में है कि नहीं है, कि किस पॉइंट पर क्या होना है। जिस बच्चे ने सेल डिवीजन वाला चैप्टर थोड़ा बहुत रिवाइज कर रखा है, जो ड्रॉपर है इस क्लास में, मैं उससे पूछ रहा हूँ, तो उसको कहीं ना कहीं दिमाग में ये आइडिया होगा कि एक सेल साइकिल नाम की एक चीज़ होती है ना, जिसमें ग्रोथ फेज आता है, सिंथेसिस फेज आता है, फिर एम फेज आता है। एम फेज के 4 पार्ट होते हैं, प्रोफेज है ना, एंड्स विद टेलोफेज या एनाफेज, है ना। तो देखो वो वाला सेल साइकिल, अगर किसी को याद नहीं है घबराने की जरूरत नहीं है, इसके बाद वही चैप्टर होने वाला है। यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन हाईली रेगुलेटेड होता है, हाईली रेगुलेटेड होता है। लिख सकते हैं आप इस चीज को, है ना। और हाईली रेगुलेटेड से मेरा मीनिंग क्या है, देखो हमारे पास ओराई होते हैं। ओराई का मतलब क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और हम उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से डीएनए को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करते हैं। एक स्टॉप कोडॉन भी आता है ना। स्टॉप कोडॉन तो चलो वो तो ट्रांसलेशन वाली बात होगी। ये किसी तरह से एक सीक्वेंस आता है कि वहां पर जाकर के डीएनए का रेप्लिकेशन रुक जाता है, तो केवल उतने सेगमेंट का हमारा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हो पाता है। लेकिन हमारे जो दूसरे साथी हैं प्रोकैरियोट्स, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं उनमें सब्र नहीं है भाई, वो पूरा का पूरा जीनोम एक बारी में कॉपी मार देते हैं सीरियसली। तो इसमें आप लिखेंगे रेप्लिकेट्स होल जीनोम एट वंस। ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये डिफरेंस जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है, बच्चों को पता हो कि यूकैरियोट्स का डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, हाईली रेगुलेटेड होता है, और प्रोकैरियोट्स का डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, वो पूरे जीनोम को एक ही बारी में कॉपी कर देते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब देखिए आगे क्या है हमारे पास, हम आगे बढ़ते हैं। सेल हो गया, सेल थ्योरी होगी, ओवरव्यू आपको सेल का पता लग गया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब हमारा स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लास टेस्ट के लिए, स्कूल टेस्ट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और PYQ के लिए भी हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसमें बायोलॉजी आनी है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। देखो जिस बच्चे को कुछ भी याद ना रहे ना एग्जाम टाइम तक, उसको अगर इतना याद रह जाए कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, और इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं, और इंटीग्रेटेड प्रोटीन होते हैं, तो भी काम चल जाएगा। ये दो मिनिमम बातें तो याद होनी ही चाहिए हर बच्चे को। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं, इनका मीनिंग क्या है हम समझेंगे। देखो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होना यानी कि ये अगर एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर डीएनए होगा। अब मैं इतना कंपार्टमेंट लेके
इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस बाकी सारे चीज़ को मिटा देता हूँ यहाँ से, और केवल इतना कंपार्टमेंट हम लेंगे, सेल न्यूक्लियस को भी हटाओ। ध्यान देना बच्चों, अगर मैं इस पर्टिकुलर हिस्से को जूम कर दूं तो मुझे क्या दिखेगा? समझे आप क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? तो आपको इसमें सबसे पहले एक लेयर ऐसे बाहर की, और एक लेयर अंदर की। अरे ये क्या हो गया? सॉरी, नॉर्मली बना लेंगे भाई, ये टेक्नोलॉजी हमारी समझ से बाहर है। और एक लेयर हमारी अंदर की। ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी पे ना अलग से बना देता हूँ। देखो क्या हो रहा है, ये लेयर अंदर की और ये लेयर बाहर की, और ये जो बनी होती है ना, ये बनी होती है फोस्फो लिपिड। आपको लिपिड समझ में आता है? लिपिड फैट नॉर्मल है ना, जो फैट बता रहा हूँ, फैट अलग से बता रहा हूँ, ये आपका अभी का हिस्सा नहीं है। एक लिपिड क्या होता है, एक फैटी एसिड क्या होता है, वो एक मोटा मोटा आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने। देखो क्या बोलते हैं इसको, 3 कार्बन वाला अल्कोहल, 3 कार्बन ग्लिसरॉल। अब इनके साथ एक एक फैटी एसिड अगर जुड़ जाए, ये R1, ये दूसरा फैटी एसिड है R2, और ये तीसरा फैटी एसिड R3। तो होता क्या है कि इनमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक। ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और ये लोग एक फैटी एसिड तो पहले से थे, एक फैट का मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड। ये नजदीक आ जाता है, ठीक है, ये इसके नजदीक आ जाता है, ठीक, और ये इसके नजदीक आ जाता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। अब अगर ये ना होता, एक फैटी एसिड ना आता, तो अब इसको क्या बोलते? अब इसको बोलते हैं डाइग्लिसराइड। अगर 2 ना होते तो मोनोग्लिसराइड। ये आपका बेसिक है, ठीक है। फैट्स का ये बेसिक मैंने आपको बताया। देखिए हमारा फोस्फोलिपिड में, आपको लिपिड का मतलब आपको समझ आ गया आई गेस। फोस्फो यानी कि फॉस्फेट ग्रुप, राइट। और दूसरी चीज क्या है मेन, वो है इंटीग्रल प्रोटीन्स। अब कोई प्रोटीन क्या होगा, बाहर तक सीमित होगा, कोई प्रोटीन बाहर तक लिमिटेड होगा, कोई प्रोटीन पूरा का पूरा
धसा हुआ होगा, और कोई प्रोटीन पूरा का पूरा अंदर होगा। ऐसे प्रोटीन जो बाहर बाहर है उनको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और ऐसे प्रोटीन जो अंदर आ चुके हैं पूरा उनको बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। राइट, समझ में आ गया? तो ये है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और ये है इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको याद होना ही चाहिए इस लेवल तक, 11th क्लास लेवल तक इतना आपको पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी कि 2 लेयर है, एक लेयर बाहर है लिपिड की और एक लेयर अंदर है, और उनके अंदर प्रोटीन्स जो है वो धसे हुए हैं। एक और बात जो आपको याद होनी चाहिए वो है, क्या ब्लू कलर विजिबल है यहाँ पे? ब्लू कलर शायद इतना विजिबल नहीं है, व्हाइट कलर में लिखता हूँ। इन प्रोटीन से जो बाहर होते हैं ना, इनसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स भी अटैच्ड होती हैं, समझे? इनसे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की चेन्स भी हमारी अटैच होती हैं। आप इस डायग्राम को बनाना चाहिए, इस डायग्राम को बना लीजिए। आपके एनसीईआरटी वाला डायग्राम तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, वो भी आपको आपके नोट्स में हम दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। आप इसको फोटो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बना लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है? तो इधर मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स, राइट? और ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट चेन, देख लिया? देख लीजिए पर ध्यान से, है ना? तो अब देखिए, अब एक नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साल था 1972 और एक मॉडल दिया गया सेल मेम्ब्रेन का जिसको कहा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी ओपन करें और उसमें मोज़ेक वर्ड का लिटरल मीनिंग जो है, शाब्दिक अर्थ, वो आप ढूंढ लें, है ना? बायोलॉजी में कई बार ना केवल वर्ड मीनिंग पे होती है, लिटरली कई बार हमको समझ नहीं आता। जैसे हम हाइड्रा के एक स्पीसीज पढ़ते हैं, हाइड्रा वल्गेरिस सिलेंट्रेटा, एनिमल किंगडम। वल्गेरिस का मीनिंग ये है कि जो कॉमन हो, जो कॉमनेस्ट हो, उसके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? वल्गेरिस। इसी तरह से जब आप अपने कोर्स में जाएंगे वहाँ पे भी आप पढ़ेंगे जिस भी स्पीसीज के नाम के आगे वल्गेरिस लगा होगा, यानी कि वो उस बैक्टीरिया की या फिर उस पैथोजन की बहुत ही कॉमन स्पीसीज है, कॉमनेस्ट है, समझे? तो आप ये देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हम आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या था? मोज़ेक मॉडल 1972 सिंगर एंड निकोलसन, ये हमारे 2 साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। उन्होंने ये मॉडल दिया था। मोज़ेक पैटर्न से प्रभावित था ये मॉडल। क्या होता है? अच्छा, ये जो पैटर्न था सेल मेम्ब्रेन का, दैट वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द मोज़ेक पैटर्न। अब व्हाट इज अ मोज़ेक पैटर्न? मोज़ेक पैटर्न मैं आपको इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा पार्ट। इंसेक्टा में एक ऑर्गेनिज्म आता है मस्का डोमेस्टिका। इसने मक्खी मूवी देखी है? मक्खी मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें जब जब उस हाउस फ्लाई का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है तो हमको कैसा दिखता है? हमको नॉर्मल दिख रहा है ना, जैसे आपको मैं दिख रहा हूं। मक्खी को एक ही इमेज के बहुत सारे टुकड़े दिखते हैं इस तरह से। उसकी दूसरी आंख में भी ऐसे एक इमेज की बहुत सारी पिक्चर्स बन रही होती हैं। इसको बोला जाता है मोज़ेक पैटर्न, ठीक समझे? तो इस बात को दिमाग में रखना और अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। मोज़ेक से क्या मतलब आपको दिमाग में आया? कंपार्टमेंटलाइजेशन।
तो इसी तरह से हमारा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो भी यही समझाने की कोशिश कर रहा है, वो नाम यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर में, यानी कि दो लेयर हैं, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। मैं ये पेन ले लेता हूँ मैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब इन फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर में कुछ प्रोटीन्स या तो पूरे बाहर तक धसे हुए हैं, या फिर पूरे अंदर तक धसे हुए हैं, या फिर पूरी की तरह पूरी के पूरे अंदर ही आए हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस स्टेज पर है ना। अब ये बात आप पढ़ेंगे बाद में कि गोल्गी एपरेटस किस तरह से चीज़ों को पैक करता है, उसके बाद वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भेजता है। तो हम एट द पॉइंट ऑफ टाइम जिस पर हम सेल को स्टडी कर रहे हैं, उस पर उस प्रोटीन की क्या पोजीशनिंग है, दैट ऑल्सो मैटर्स ना। तो वो प्रोटीन अगर अंदर ही है तो उसको बोला जाएगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। वो प्रोटीन अगर बाहर की तरफ आ चुका है तो उसको बोला जाएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर अटका हुआ है उसको क्या बोला जाएगा, उसको इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाएगा, राइट। तो अब हम अपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर एंड निकोलसन 1972 में उन्होंने दिया था, इसको मोटा मोटा आपको आइडिया शायद हुआ होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब मोज़ेक से तो आपको मतलब समझ में आ गया, फ्लूइड से आपको क्या मतलब समझ में आता है, फ्लो। यानी कि सिंगर एंड निकोलसन क्या बोलते हैं कि भाई साहब सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो किसी स्टील के पाइप की तरह नहीं है कि उसका शेप जो एकदम रिजिड है, नहीं, ऐसा नहीं है कि उसका शेप मोड़ा तोड़ा जा ही नहीं सकता। वो एक फ्लूइड की तरह है, वो फ्लो भी कर सकती है, उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो फ्लो भी करते हैं। बात समझे आप? इसीलिए क्या नाम दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बात समझ आए? तो इसका जो मीनिंग था ये वर्ड लिखने का वो था कि नियर लिक्विड नेचर, नियर लिक्विड नेचर। देखिए बच्चों, नोट्स वोट्स पे ध्यान मत दो, इतना अभी ध्यान नहीं देना, नोट्स वोट्स की ज़्यादा बात मत करो। नोट्स वोट्स तुमको वैसे मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, बहुत सारी किताबें छपी पड़ी है ना, और तुम तो यूट्यूब वाले हो तो तुमको ये दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं, नोट्स लिखा हुआ मटेरियल, लिखी हुई तो किताब है, उससे पढ़ लो, पहले समझने में ध्यान दो, है ना। कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड का क्या मीनिंग है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो जरा। कि नियर लिक्विड नेचर है मेम्ब्रेन, ठीक। ये इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ बच्चों, इससे मूवमेंट जो है, मूवमेंट किसकी, प्रोटीन्स की, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगी। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब रोकथाम नहीं होगी उसमें, अलाउज मूवमेंट ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। बस में इट अलाउज मूवमेंट ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स। लिखो इसको, ठीक है। अब एक बात और हम समझते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसमें इस तरह से पोलर हेड होता है और नॉन पोलर टेल होती है, ये एक लेयर है। इसी के कॉन्ट्रास्ट इसकी दूसरी लेयर इस तरह से अरेंज होती है, ये लिपिड की लेयर है। अब इसी चीज को अगर मैं बहुत बार बना दूं तो ये फॉस्फोलिपिड बाई लेयर बन जाती है। बात समझे आप? अब इसको मैं किसी तरीके से कॉपी कर सकता हूँ क्या, कॉपी, ओके। तो अब मैं इसको पेस्ट कैसे करिए, चलो कोई बात नहीं, इसको हम चलो बच्चों कोई बात नहीं, इसको बना ही देंगे, हम मेहनत कर लेंगे, लॉन्ग कट से जाएंगे। चलो तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखाता हूँ अभी। इस पे क्वेश्चन आपका आएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप समझिए, ये हेड है, क्या है, ये हेड है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, राइट। और ये जो चीज है ये टेल है, ये टेल है, ये कैसी होती है, ये हाइड्रोफोबिक होती है। कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो स्टेटमेंट सुनो और पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, क्वेश्चन हम गेम खेलते हैं। द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर is the head part and it is towards the inner side, towards the medial side या core side। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो हेड पे नहीं है, इनर साइड जरूर है लेकिन हेड नहीं है, वो टेल है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो टेल है। बात समझो ना, इसी चीज को किस तरह से कंटिन्यू होना है। अब देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, अब ये इस तरह से किसी सेल को कवर कर रही होगी बाहर की तरफ। इसको ऐसे इमेजिन करो, यहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियस होगा, राइट, यहाँ पे कहीं पे न्यूक्लियस होगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म होगा इसमें तो पानी भर भर के होगा, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, तो इस तरफ जो पोर्शन होगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, इस तरफ जो हिस्सा होगा वो पानी से अट्रैक्ट होना चाहिए, फिलिक। बात समझे, ठीक। और अंदर की तरफ हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, राइट। इसको एक बार देख लो, एक बार बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर। अब एक बात जो आपकी एनसीईआरटी ने लिख रखी है वो बात आपको लिखनी है। लिखिए कि जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है दैट कंप्राइजेस ऑफ 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स। 52% प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं वो केवल 40% होते हैं। समझ आई बात? देखिए, सॉरी फंक्शंस पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पहला ये एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, ये तो कॉमन सेंस है। अब इससे आप प्रोटेक्शन का पॉइंट लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरा, ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। क्या देती है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक। तीसरा, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो इसकी जो ये प्रॉपर्टी है सेल के काफी सारे फंक्शंस में रोल प्ले करती है। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी लिखिए। चौथा फंक्शन क्या है? चौथा फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? मूवमेंट में से लिखता हूं, मूवमेंट। मूवमेंट से मेरा मीनिंग क्या है? एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस ऑब्वियसली, है ना। लास्ट और इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं येलो कलर से लिख रहा हूं, सेल सिग्नलिंग। आपके लेवल पर ये क्वेश्चन पूछा जाना थोड़ा रेयर है, लेकिन अगर पूछा गया तो ये क्वेश्चन जो है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में एक रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन का काम करेगा। सेल सिग्नलिंग क्योंकि ये अंडर ग्रेजुएट का पार्ट आ जाता है इसलिए बस, है ना। लेकिन आपको बस एक वर्ड, ये दो वर्ड याद होने चाहिए कि सेल सिग्नलिंग नाम का एक प्रोसेस है, उसमें सेल मेम्ब्रेन का रोल प्ले होता है। लिखिए। और ये कुछ नहीं होता है, ये दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन का एक तरीका है सेल सिग्नलिंग, राइट। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इट। और ये उसी से जो अलग अलग प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स है ना,
है ना, जो कार्बोहाइड्रेट की चेन हमने बताई थी, ये उन्हीं के थ्रू ये कम्युनिकेट करता है दूसरे सेलों से एक सेल में। लिख लिया? ठीक।